तो महाभारत में झारखंड को बोला गया है पुंडरीक देश। क्या बोला गया है? पुंडरीक देश। क्या इसे हम लोग पशु भूमि भी कह सकते हैं? हे एवरीवन, आई एम निशा, वेलकम टू एग्जाम एटलस। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड का इतिहास। आज हम लोग एक ब्रीफ देखेंगे कि झारखंड का इतिहास क्या है और इतिहास हमारा जो झारखंड का है वो मिलना कब से शुरू हुआ, झारखंड के बारे में कब से हम लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। ये सारी बातों को हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आखिर हिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास के कालक्रम को, कि इतिहास का जो कालक्रम है वो कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। इतिहास का कालक्रम, तो इतिहास का जो कालक्रम था उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से भाग में डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है जिसे बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल, इसे बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा जो है उसे बोला जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल और थर्ड वाले को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। अब इसमें हम लोग प्रागैतिहासिक की बात करें तो ये वह समय है जब कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे, लोग लिखना नहीं जानते थे। इस समय लोग सिर्फ आखेटक करते थे, यानी कि शिकार करते थे और अपना संग्रह करते थे और अपना जीवन जीते थे। अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस समय क्या है, लिखने की कला जो है वो विकसित हो चुकी थी, परंतु वो कला जो थी, लिखने की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखने की कला तो मिली है और इससे पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह हो गए इसके अंतर्गत। तो इसमें क्या है, लिपि को पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में ही एक आता है जिसे कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल की बात करें तो ये पत्थरों का युग कहा जाता है पाषाण काल को। पाषाण मतलब पत्थर भी होता है, इसलिए पत्थरों का ये काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं किसमें किसमें, तो पूरा पाषाण काल, नेक्स्ट क्या मध्य पाषाण काल, और उसके बाद एक हम लोग इसे नव पाषाण काल में भी हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करें, जिसकी लिपि तो पता है बट पढ़ा नहीं जा चुका है। इस समय लिखने की कला तो विकसित थी परंतु इसे कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है। इसके अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता आती है, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इसी के अंतर्गत आता है। और एक इसके अंतर्गत क्या है, वैदिक सभ्यता को भी रखा गया है, वैदिक सभ्यता। अब हम लोग बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल की बात करते हैं कि पाषाण काल जो था इसको 3 भागों में डिवाइड किए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, अज्ञात काल, यानी कि शुरू कहां से हुआ ये किसी को नहीं पता। अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व पूरा पाषाण काल को माना गया है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना गया है। वहीं नव पाषाण काल की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के काल को माना गया है नव पाषाण काल। अब हम लोग बात करते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल की। तो इसमें हड़प्पा का जो ड्यूरेशन है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के काल को माना गया है। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है ऋग्वैदिक और एक को बोला गया है उत्तर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक की बात करें तो अगर पूरे वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इसका ड्यूरेशन है 1500 से 600 ईसा पूर्व।
और उसी में से जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत, और उत्तर वैदिक जो पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये एक ड्यूरेशन डिवाइड किया गया है इतिहास का, और हम लोग ऐतिहासिक काल को देखते हैं। ऐतिहासिक काल को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमारा ऐतिहासिक काल है, जिसमें एक्चुअल में झारखंड के बारे में हम लोग को यहाँ से साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से अधिक जानकारी मिलती है ऐतिहासिक काल से। इससे पहले भी पूरा पाषाण काल से भी मिलती है जानकारी, लेकिन एक्चुअल में जो झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो ऐतिहासिक काल से ही पढ़ेंगे। इसकी बात करें तो इसी में हम लोग 3 भाग डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये इसी कालखंड में डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग प्राचीन जो भारत है उसको कितने से कितने तक में बांटते हैं? 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व की जो ड्यूरेशन है उसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक भारत का इतिहास। इसी में हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक जो झारखंड का क्या इतिहास रहा है। अब मध्य भारत का इतिहास का ड्यूरेशन रहा है 712 से 707 तक, और आधुनिक भारत की बात करें तो 707 से रहा है 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ। तो ये ड्यूरेशन जो है वो इतिहास के काल खंडों में बांटा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड की। तो अगर हम झारखंड के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड का इतिहास जो है उसका अगर हम बात करें तो झारखंड का इतिहास एक्चुअल में शुरू होता है कहाँ से? तो उत्तर वैदिक काल के बाद से उसके जो भी कंडीशन रहे थे उसके बाद जो भी धार्मिक आंदोलन बौद्ध काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आते हैं, वहां से झारखंड की शुरुआत होना शुरू होती है। वहां से हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड जो है उसके बारे में हम लोग को पाषाण काल से भी कुछ जानकारियां मिली है, जिसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि पाषाण काल से क्या क्या जानकारियां मिली है। तो अब पाषाण काल की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसे 3 भाग में डिवाइड किया था, जिसमें से एक को मैंने बोला था पूरा पाषाण काल, एक को बोला था मध्य पाषाण काल और एक को बोला था नव पाषाण काल। ये नव पाषाण काल ये 3 भागों में से डिवाइड किए थे। अब ये 3 भाग की बात करें तो पूरा पाषाण काल की हम लोग बात करते हैं। तो पाषाण काल के बारे में सबसे पहले अगर यहाँ का अवशेष जो मिला है झारखंड में, वो कौन कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ पे पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि चतरा हो गया, सिंहभूम हो गया, फिर आपका पलामू हो गया, फिर संथाल परगना हो गया। ये सभी ऐसे एरिया हैं जहां से आपको पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इसी में से आप लोग देख सकते हैं कि सोन नदी, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी, ये तीनों नदियां भी ऐसी हैं जहां से पाषाण काल के कुछ यानी पत्थरों के जो औजार हैं वो पाए गए हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग अब पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल जो था उसमें क्या क्या पाया गया है। तो पूरा पाषाण काल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके अवशेष मेनली हजारीबाग, साथ ही साथ बोकारो, साथ ही साथ देवघर और रांची, साथ ही साथ पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम भी इसमें इंक्लूडेड है। ये सभी ऐसे जगह हैं जहां पे पूरा पाषाण काल के औजार देखने के लिए या साक्ष्य जो है वो देखने के लिए मिले हैं। हजारीबाग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हजारीबाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल प्लेस के नाम पे भी, और हिस्ट्री से रिलेटेड है झारखंड के बारे में। हजारीबाग जो है यहाँ पे मानव के द्वारा बनाया गया यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो पत्थर का औजार था वो यहीं से मिला है, हजारीबाग से। आप लोग देख सकते हैं। तो हजारीबाग हिस्टोरिकल
बैकग्राउंड से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्थर के औजार जो है वो यहीं से मिले हैं जो मानव पहले बनाते थे। क्योंकि स्टार्टिंग में आदि मानव जो थे उन्होंने क्या, पहले वो आखेटक थे यानी संग्रह करते थे, जानवरों को मारते थे फिर खाते थे। उसके बाद उन्होंने आग की भी खोज की। उसके बाद क्या किया, उन्होंने पत्थरों के औजार बनाना शुरू किए। तो इस तरीके के पत्थर के औजार कहाँ मिलते हैं, झारखंड के हजारीबाग में मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। हम लोग बात करते हैं अब मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के भी बहुत सारे साक्ष्य हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। इनमें से अगर बात करें तो इसके जो साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इनके जो साक्ष्य है वो दुमका, पलामू, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पे मध्य पाषाण काल के आप लोगों को अवशेष देखने के लिए मिल सकते हैं। धनबाद, रांची, साथ ही साथ पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे साक्ष्य मिल सकते हैं। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है चित्रकारी का साक्ष्य। क्या है, चित्रकारी का साक्ष्य। तो चित्रकारी का जो साक्ष्य है वो हम लोगों को कहां से मिला है, तो ये दामोदर घाटी। कहां पे, तो दामोदर घाटी जो क्षेत्र है वहां पे ही हम लोगों को चित्रकारी का जो साक्ष्य है वो मिला है। और ये जो चित्रकारी का जो साक्ष्य है वो हजारीबाग के ही एक प्लेस है जिसका नाम है इसको। यहाँ से हम लोगों को चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसको से मिला है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें से तो नक्षत्र वन मतलब नक्षत्र के चीज भी यहाँ पे मिले। पहले के लोग भी इससे पता चलता है कि नक्षत्र वगैरह से जुड़े हुए थे। प्लस भूल भुलैया, अंतरिक्ष, ये सभी के साक्ष्य भी वहां से मिले हैं। साथ ही साथ यान, यानी कि उस टाइम भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीजें थी। लोग उस टाइम भी थोड़ा ना बहुत अपने हिसाब से वो लोग जानते थे। ये सबसे ये पता चलता है कि उस टाइम भी लोग अपने तरीके से क्या, ये सब चीजों से अवेयर थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम लोग किस पे जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं नवपाषाण पे। किस पे आते हैं, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर हम लोग ताम्रपाषाण भी पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत हम लोग क्या, कांस्य युग भी हम लोग रख देते हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोग लौह युग को भी देख सकते हैं। क्योंकि ताम्रपाषाण की बात करें तो नवपाषाण को और ताम्रपाषाण ये दोनों का केंद्र बिंदु झारखंड के किसपे, सिंहभूम को माना जाता है। यानी कि यहाँ के जितने भी अवशेष है वो मेनली सिंहभूम में मिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण की। तो नवपाषाण में जो 12 हस्त कुठार की बात करते हैं, 12 हस्त कुठार, वो हम लोगों को छोटा नागपुर क्षेत्र से ही मिला है, जो कि नवपाषाण काल से रिलेटेड है ये 12 हस्त कुठार। तो इससे पता चलता है कि झारखंड का कहीं ना कहीं पाषाण काल से भी संबंध रहा है, क्योंकि उस समय की बहुत सारी चीजें अलग अलग क्षेत्रों से पाई जाती है। यहाँ पे अनेक तो जो है वो तांबे की भी कुल्हाड़ियां मिली है, जो कि ताम्रपाषाण युग की साक्ष्य का सबूत है कि यहाँ पे क्या है, तांबे के भी बहुत सारे औजार मिले हैं, फिर लोहे के भी बहुत सारे औजार मिले हैं। और लौह युग की बात करें तो इसके भी बहुत सारे क्या है, औजार मिले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ताम्रपाषाण के बारे में। ताम्रपाषाण की बात की जाए तो इसका तो केंद्र बिंदु सिंहभूम था। और इस जो टाइम पीरियड है ताम्रपाषाण का, इस टाइम क्या है, तांबे का जो प्रयोग है वो शुरू हो गया था, यानी कि तांबे से लोग अवेयर हो गए थे। और ये ताम्रपाषाण जो काल है इसको हम लोग 3 काल में भी, हड़प्पा से पूर्व, हड़प्पा के समय और हड़प्पा के बाद, ये तीनों के अंतर्गत रख सकते हैं। क्योंकि ये तीनों के अंतर्गत इसका कहीं ना कहीं हम लोगों को रूप देखने के लिए मिलता है।
तो हम लोग अब बात करते हैं कांस्य युग की। कांस्य युग की बात करें तो यानी कि ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज की बात करें तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? तो जब हम तांबा में टीन मिला देते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। तो कांस्य युग में क्या है, ब्रॉन्ज का भी लोग साक्ष्य मिलता है, इसलिए इसे ब्रॉन्ज का लोग उपयोग करना शुरू कर दिए थे, इसलिए क्या बोला गया है, इसको कांस्य युग बोला गया है। अब हम लोग कांस्य युग की बात करें तो सबसे पहले तो कांस्य युग में हम लोग देखें कि झारखंड से ये कैसे रिलेटेड है। तो झारखंड में असुर और बिरजिया, ये दो जो जनजाति हैं, इन्होंने कांस्य युगीन औजार जो है उसके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, यानी प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं कि झारखंड से जो दो जनजाति है असुर और बिरजिया, इन्होंने ही कांस्य यानी ब्रॉन्ज के जो औजार हैं वो बनाना शुरू किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं लौह युग के बारे में। तो जो हमारा लौह युग है, यहाँ लौह युग का मतलब है कि लोहा का उपकरण का उपयोग, उपकरण जो है उसका उपयोग होना शुरू हो गया था, उपकरण का उपयोग होना शुरू हो गया था इस एज में। अब हम लोग यहाँ भी जो असुर और बिरजिया जो जनजाति हैं जो झारखंड की, उनके द्वारा लोहा से क्या किया गया था, औजार निर्माण किया गया था, यानी कि लोहा और कांसा ये दोनों का जो औजार निर्माण करने का जो प्रारंभकर्ता जिनको माना गया है वो कौन है, असुर और बिरजिया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में लोहे और कांसे के औजार बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, किस जनजाति को जाता है? तो आप लोग बता सकते हो कि असुर और बिरजिया जनजाति ऐसे हैं जिनको यह श्रेय जाता है, क्योंकि ये इसमें पारंगत थे। असुर तो एकदम, असुर का तो आप लोग याद ही रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आया था, ऑप्शन में असुर भी था। तो आप लोग इसे याद रखना कि कांसा और यानी कि ब्रॉन्ज और लोहे का जो यूज है वो सबसे पहले झारखंड में कौन सी जनजातियों के द्वारा किया गया था, तो असुर और बिरजिया के द्वारा किया गया था। अब हम लोग असुर जाति के बारे में एक और बात कही जाती है कि इनको क्या माना जाता है, इनको लौह तकनीक जो है यानी लोहे का जो उपयोग करने की जो टेक्निक है उसका विकास जो है वो इनके द्वारा ही किया गया था। यानी लोहे के जो भी औजार वगैरह उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसका उपयोग अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, ये सारे जो टेक्निक है उनका डेवलपमेंट जो है वो असुर के द्वारा ही किया गया था। तो ये सब बातें आप लोग क्या रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं, पाषाण काल तो हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक महापाषाण काल के बारे में। इसी के अंतर्गत हम लोग क्या बात करते हैं, महापाषाण काल के बारे में। महापाषाण की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो केंद्र माना जाता है वो झारखंड के खूंटी तथा चतरा, ये दो ऐसे प्लेस हैं जिनको महापाषाण काल का केंद्र बिंदु माना जाता है। यानी कि इस समय का जो भी अवशेष है वो ये दो क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हम लोग जब पाषाण युग खत्म हो जाता है तो कांस्य युग आया, लौह युग आया, ये सब हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि जितने भी टाइम ड्यूरेशन हुए हैं उस टाइम कहीं ना कहीं झारखंड में वो सभी चीजों का अवशेष हम लोगों को देखने के लिए मिला है, जिसके कारण हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि झारखंड का जो साक्ष्य है वो हम लोग, झारखंड का जो नाम है वो हम लोगों को सिर्फ प्राचीन काल के भारत के इतिहास से नहीं मिलता है, ये पाषाण काल से भी रिलेटेड है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हम लोग ऐसे देखें जो कि उस समय पाई गई थी और उसके अवशेष जो है वो झारखंड के भी बहुत सारे प्लेस में देखने के लिए मिले हैं। तो हम लोग उसमें से देख लिए अभी कि पाषाण काल से झारखंड की शुरुआत हुई और क्या क्या चीजें जो है वो पाई गई हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं पाषाण काल के बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल की अगर हम लोग बात करें तो इसको दो भाग में डिवाइड किए थे, एक था हड़प्पा का काल
और एक था वैदिक काल, जिसमें से मेनली वैदिक काल को हम लोग देखेंगे कि इसमें झारखंड के क्या क्या चीज मिले हैं और यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई है झारखंड का, ये सब चीजों को। यहाँ पे इसको दो भाग में हम बांटे थे, एक को बोले थे ऋग वैदिक पीरियड और एक को क्या बोले थे, उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक जो पीरियड था उसमें झारखंड के बारे में बहुत कम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग को सबसे ज्यादा जो झारखंड के बारे में है वो कहाँ से मिलता है, उत्तर वैदिक पीरियड से हम लोग को मिलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे उत्तर वैदिक पीरियड के काल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक पीरियड की। तो जब भी जितने भी वैदिक साहित्य हैं उसमें हम लोग देखने के लिए मिलता है, वैदिक साहित्य जो भी हुए हैं, वैदिक साहित्य की अब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जितने भी हुए हैं वैदिक साहित्य में सबसे पहले तो एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसकी अगर हम लोग बात करें तो झारखंड जो क्षेत्र था उसके लिए इसमें एक वर्ड लिखा गया है। क्या झारखंड क्षेत्र को बोला गया है, तो पुंड्र या पुंड, ये दो नाम से वैदिक साहित्य में हम लोग को ऐत्रेय ब्राह्मण में, वैदिक साहित्य का एक है ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें हम लोग को झारखंड क्षेत्र का नाम झारखंड नहीं होकर क्या नाम है, पुंड्र या पुंड नाम दिया गया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्या है झारखंड के नाम मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से अपना नाम दिए। इसी तरीके से अब हम लोग बात कर लेते हैं छोटा नागपुर का, जो कि झारखंड का ही नाम है, छोटा नागपुर प्रदेश। छोटा नागपुर जो प्रदेश है उसके लिए क्या यूज हुआ है, कीकट प्रदेश। छोटा नागपुर को क्या बोला गया था, कीकट प्रदेश बोला गया था। और कीकट प्रदेश का मतलब होता है कंकड़ वाला प्रदेश, यानी कंकड़ीला प्रदेश, जहां पे बहुत कंकड़ हो वैसा प्रदेश बोला गया था। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण जिसमें पुंड या पुंड बोला गया है, उसमें कहा गया है कि ये जो कीकट प्रदेश है वहां पे असुर, चेरो और सबर, ये तीन जनजातियों का ये निवास स्थान भी होता था, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण के द्वारा बोला गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक से चलते हैं हम लोग कि उत्तर वैदिक काल में और भी बहुत सारे नाम दिए गए झारखंड को, जिसमें से हम महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में झारखंड को क्या बोला गया है, तो महाभारत में झारखंड को बोला गया है पुंडरिक देश। क्या बोला गया है, पुंडरिक देश। क्या इसे हम लोग पशु भूमि भी कह सकते हैं। तो आप लोग को दोनों में से कोई भी दे सकता है कि महाभारत में झारखंड जो क्षेत्र है उसके लिए क्या नाम यूज किया गया है। तो हमारा आंसर होना चाहिए पुंडरिक देश और पशु भूमि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु पुराण के बारे में। वायु पुराण की बात करें तो इसमें आटविक प्रदेश तथा मुरड, ये दो नाम जो है वो वायु पुराण में मेंशन है झारखंड प्रदेश के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें विष्णु पुराण की अगर बात करें, विष्णु पुराण की अगर बात करें तो इसमें मुंड बोला गया है झारखंड प्रदेश को। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कितना ज्यादा झारखंड का आप लोग प्रवेश आप लोग देख सकते हैं, झारखंड का चर्चा होने लगा था। उसके भले ही अलग अलग नाम थे, लेकिन जो ये सारे नाम जो है वो झारखंड के ही थे। भले नाम सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट दे दिए थे, बाद में झारखंड का नाम भी आया था, उसमें भी आप लोग को बताएंगे कि कहाँ पे आया था। लेकिन पहले जो है वो झारखंड को इस नामों से जाना जाता था। तो आप लोग ये सारे नाम को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि जब ऐसे बहुत सारे अब आ गए क्या, यहाँ से उत्तर वैदिक जो काल खत्म होता है उसके बाद बहुत सारे क्या धार्मिक आंदोलन का टाइम आता है।
और धार्मिक आंदोलन का टाइम जब आता है तो इसमें दो धार्मिक आंदोलन हम लोग को मेनली पढ़ना है, जिसमें से दो, एक है बौद्ध धर्म के बारे में और एक है जैन धर्म के बारे में। ये दो धर्म है, इसको आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो अभी आप लोग इसमें मेनली चीज देख लीजिए कि इसका क्या इंपॉर्टेंस था। यहाँ से झारखंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जाने लगा था। तो बौद्ध धर्म की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें ये दोनों मेनली यहाँ पे धर्म प्रचार के लिए जाने जाते हैं, धर्म प्रचार के लिए जाने जाते हैं। हम लोग धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे थे, तो धार्मिक आंदोलन में दो मुख्य आंदोलन हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये दोनों धर्म है वो धर्म प्रचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के महावीर, इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने कुछ समय जो है वो झारखंड में निवास किया था। और ये कुछ समय में ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी घटनाएं हुई है जो आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने अपना जो ज्ञान है उसका प्रचार किया। कहाँ पे किया? तो जोन्हा जो धारा है, जिसे हम लोग गौतम धारा भी बोलते हैं, जो राणू नदी में है। तो यहाँ पे जितने भी जनजातियां रहते थे उन पे इस धर्म का प्रचार इन्होंने किया था। इसी तरीके से अगर महावीर की बात करें तो आप लोग पारसनाथ को सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, साथ ही साथ यहीं पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का मतलब है मृत्यु, और ज्ञान प्राप्ति को अगर हम लोग बोले तो कैवल्य भी बोलते हैं इस भाषा में, जैन धर्म में कैवल्य। तो ये दो चीज ऐसा है जो कि पारसनाथ में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ निर्वाण भी अपना प्राप्त किया था। और ये पारसनाथ जो है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, गिरिडीह जो जिला हमारा है वहां पे हम लोगों को ये पड़ता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा झारखंड के लिए बढ़ जाता है। ये जो दो धार्मिक आंदोलन है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि ये दो धर्म थे, इसका जो दोनों धर्म का था वो प्रचार जो हुआ था, इसके केंद्र बिंदु और भी बहुत जगह थे। एक पारसनाथ तो था ही, साथ ही साथ इटखोरी में भी इसके धर्म प्रचार हुए थे। इटखोरी भी इनका केंद्र था। साथ ही साथ आप लोग एक नाम सुने होंगे कौलेश्वरी, जिसे हम लोग केलवा पहाड़ भी बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ था, इन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया था। तो ये सभी क्या है, दोनों धर्म के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक आप लोग को पता होगा कि बौद्ध धर्म का जब प्रचार हो रहा था तो उस टाइम अशोक नाम के एक सम्राट थे, जिन्होंने किन्हें भेजा था, इक्षित नाम के अपने एक दूत को झारखंड में भेजा था इसके प्रचार प्रसार करने के लिए। किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का। तो आप लोग देखिए झारखंड का कहां कहां प्रसार होने लगा था, जो लोग यहाँ पे क्या है धर्म प्रचार के लिए आने लगे थे। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि झारखंड के बारे में और भी बहुत लोगों ने क्या अलग अलग नामों से इसे जाना है, अलग अलग नाम दिया है, जिसमें से बहुत सारे नाम है, जिसमें से मुख्य जो नाम है वो आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि चीनी यात्री, एक चीनी यात्री थी जो चीन से आए थे, जिनका नाम क्या था, फाहियान इनका नाम था। इन्होंने झारखंड को क्या बोला था, कुकुट लाड। इन्होंने झारखंड को क्या नाम दिया था, कुकुट लाड के नाम से ये झारखंड को बोले थे। इसी तरीके से ह्वेनसांग के द्वारा झारखंड को क्या बोला गया है, ये थोड़ा नाम है अजीब सा, आप लोग देख लीजिए। को की लू ना सुफाला, ये नाम दिया गया था। इतना लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, कर्ण सवर्ण प्रदेश। तो आप लोगों को दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है कि ह्वेनसांग के द्वारा क्या बोला गया था। तो को की लू ना सुफाला
या तो कर्ण सुवर्ण। ये दो नाम जो है वो ह्वेनसांग के द्वारा दिया गया था झारखंड के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें तो कांकजोल नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कांकजोल जो है वो पूरे झारखंड को नहीं, सिर्फ राजमहल के जो क्षेत्र हैं उसको कांकजोल के नाम से जाना जाता है। और इसी जगह पे ह्वेनसांग प्लस हर्षवर्धन जो है वो मिले थे और इन्हीं के द्वारा क्या है, इस क्षेत्र को कांकजोल के नाम से जाना गया है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक नाम है नारीखंड। नारीखंड भी पूरे झारखंड को नहीं बल्कि सिर्फ संथाल परगना वाले क्षेत्र को बोला गया है। तो ये सारे नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, एक हमारे ग्रीक इतिहासकार थे जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था टॉलमी, जिनका नाम था टॉलमी। इनके द्वारा झारखंड जो है उसको किस नाम से जाना गया, तो इनके द्वारा जो झारखंड है उसको मुंडल बोला गया है। तो बहुत ही नाम मुंड मुरंड ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग बार बार पढ़ते रहोगे तो ही याद होगा, एक बार में नहीं याद होने वाला। अब हम लोग बात कर लेते हैं चाणक्य के बारे में, जिसको सभी लोग जानते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में झारखंड का क्या नाम मिलता है, तो झारखंड का मिलता है कुकुट देश। अभी कुकुट लाट भी एक था जो कि चीनी यात्री फाहियान के द्वारा बोले गए थे, लेकिन कुकुट देश है यहाँ पे। तो ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुकुट देश मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अब झारखंड, जो मेनली झारखंड शब्द की, यानी कि अब यहाँ शुरू होता है झारखंड शब्द का मेन रूप से, जो ओरिजिनल नाम अभी झारखंड है उस नाम से किसमें बोला गया था, तो उस नाम से 13वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र था जिसमें इसका उल्लेख झारखंड नाम ही मिला है, ना कि कुकुट देश, मुरंड, पुंडरिक देश, ये सब नहीं। झारखंड प्रॉपर झारखंड शब्द का उपयोग किया गया। वो सारे नाम जो पहले मैंने बताए वो झारखंड प्रदेश के लिए था, लेकिन यहाँ पे मेनली झारखंड शब्द का यूज हुआ है 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र में, जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है। अब एक और नाम है जिसका नाम है तारीख-ए-फिरोज शाही। क्या नाम है, तारीख-ए-फिरोज शाही। इनके द्वारा भी क्या है, झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि झारखंड शब्द का प्रयोग कहाँ मिला, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिला, लेकिन इसके अलावे कहाँ पे मिला है, तो झारखंड का शब्द का प्रयोग तारीख-ए-फिरोज शाही के द्वारा भी झारखंड शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया है। अब हम लोग बात करें तो मुगल काल में, तो मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में झारखंड के लिए कोकरा, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंकरा, या एक और नाम यहाँ बोला गया खोखरा। कितना डेंजर नाम है आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग को उसी तरीके से याद भी रखना है। कोकरा, कंकरा, खोखरा, ये तीनों आप लोगों को मुगल काल से रिलेटेड है, यानी मुगल काल में इस नाम से झारखंड को जाना जाता था। और मुगल काल में ही झारखंड जो था वो बंगाल का पार्ट था, यानी कि मुगल काल में झारखंड जो है वो बंगाल का पार्ट था, जो कि 1905 में अलग हुआ था और तब बिहार का पार्ट माना जाता है। और उसके बाद बिहार से 2000 में ये अलग एक अपना राज्य बन गया। साथ ही साथ देखें तो जब बंगाल जो था मुगल शासन काल में, जो झारखंड था वो बंगाल का पार्ट था, तो इसको आजाद कराने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो मराठों के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1740 ईस्वी में किया गया था। तो ये जो मैं आप लोगों को सारे नाम अभी बताई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को याद भी रखने हैं। तो झारखंड से रिलेटेड हम लोग क्या क्या देखें, तो झारखंड में सबसे पहले तो हम लोग उस झारखंड का जो इतिहास, उसमें इतिहास को डिवाइड किए कि इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो इसमें प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक देखें। फिर प्रागैतिहासिक में भी हम लोग देखें कि पाषाण काल होता है, तो इसके अंदर भी 3-4 पार्ट हैं। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, मेनली 3 पार्ट ही होते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर
अर्ध ऐतिहासिक में हम लोग देखे हड़प्पा काल होता है, उसके बाद क्या वैदिक पीरियड आता है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखे। फिर ऐतिहासिक काल में हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग राजा महाराजा को पढ़ेंगे, जितने भी हिंदू शासक रहे हैं। मध्य भारत का इतिहास में जितने भी मुस्लिम शासक आ गए थे तो वो मध्य भारत के इतिहास में ही आए थे। और आधुनिक भारत का इतिहास को हम लोग मेनली ब्रिटिश काल में रख सकते हैं। तो ये तीनों कालों के बारे में हम लोग इंडिया के बारे में भी पढ़ते हैं और झारखंड में भी पढ़ेंगे। तो झारखंड में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा आज बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो आज का जो क्लास हमारा होता है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए पूरे झारखंड के बारे में तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करोगे, जितना आगे बढ़ाओगे, उतना ही हम लोगों में मोटिवेशन आएगा आप लोग के लिए वीडियो लाने का। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम लोग पढ़ाना ही क्यों पढ़ाना है, जब कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा। तो आप लोग जितना चाहते हो शेयर करो और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो और बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड पेपर को कवर किया जाए, ताकि आपका क्वेश्चन एटलीस्ट ना छूटे। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस वगैरह भी आगे लाया जाएगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी प्रोवाइड करें। और आप लोग अभी नए अगर कोई इस चैनल पे विजिट किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग फीडबैक के रूप में लाइक कर सकते हैं और आप लोग लाइक बटन को दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने इसी झारखंड के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।